नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे, वो था हमारा रदरफोर्ड का प्रयोग, हमने पढ़ लिया था अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, उसके अंदर क्या क्या बातें कही रदरफोर्ड ने, और उस मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, और उसकी कमियां के बारे में अपने पढ़ेंगे कि कमियां क्या रही, उसके फेलियर क्या रहे। ठीक है, ये चीज़ अपने पढ़नी है अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहले तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, इसमें अपने को इसका उपनाम ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम क्या है और क्यों है वो इसका नाम। इसका दूसरा नाम है सौर मॉडल का प्रतिरूप। ठीक है, सौर मॉडल की कॉपी। यानी अब देखिए, ये नाम इसका क्यों पड़ा, तो इसने अपने को बताया था रदरफोर्ड ने कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, अल्फा कण उसमें से निकल जाते हैं, अधिकांश अल्फा कण। ठीक है, उसने ये बताया अपने को कि बीच में एक धनावेश होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको सौर मॉडल इसलिए कहा गया कि कुछ इस तरीके से ही अपना सूर्य होता है। ठीक है, अपना सूर्य होता है ना बीच में, और पृथ्वी, शुक्र, है ना, शनि, ये सारे ग्रह क्या होते हैं, एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं सारे ग्रह। ठीक है, इस कारण इसे सौर मॉडल कहा गया है। ठीक है, सौर मॉडल का प्रतिरूप यानी उसकी कॉपी कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है तो आपको समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, है ना, नाभिक के चारों ओर। अब देखो, ये मॉडल में कहेगा ये बात। ठीक है, तो मॉडल के अंदर महत्वपूर्ण जो तथ्य थे इसने रखे अपने सामने। ठीक है, वो थे, पहला तथ्य था इसका, वो था परमाणु का संपूर्ण धनावेश। ठीक है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान ठीक है मध्य में स्थित होता है। ठीक है, पहली बात तो इसने ये बताई है मेरे रदरफोर्ड ने कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान यानी उसका भार जो भी है, वो उसके मध्य में स्थित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ठीक है, और इसने नाभिक का आकार बताया था, नाभिक का आकार बताया था इसने 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, और इसने परमाणु का जो आकार बताया है, परमाणु का आकार, रदरफोर्ड ने जो परमाणु का आकार बताया है वो है अपना 10 की पावर -10 मीटर। अब आप लोग सोचे होंगे ये छोटा होगा, ये छोटा नहीं होगा, ये जो है ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि देखो जैसे जैसे माइनस की घात बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे पॉइंट होगा ना, वो आगे खिसकता जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये ध्यान रखना कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ये नाभिक का आकार बताया इसने, ये किसका आकार बताया, नाभिक का। ठीक है, नाभिक का, ये नाभिक का आकार बताया इसने, और ये बताया परमाणु का आकार। ठीक है, ये दो चीजें, पहला तथ्य तो ये लिखा इसने भी, ये होता है। ठीक है, अपने, और अब दूसरी बात इसने अपने परमाणु मॉडल के अंदर बताई, वो था कि
परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला होता है, जिसमें, उस खोखले भाग की बात कर रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों पर, वर्ताकार पथों में तीव्र गति से, तीव्र यानी तेज गति से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात बताई इसने कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वर्ताकार पथों में तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पहले तो ये बात बताई इसने कि धनावेश होता है ना, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, और धनावेश वो एक मध्य में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, पहली बात ये होगी। अब दूसरी बात इसने बताई कि नाभिक होता है, इसके जो अधिकांश भाग होता है परमाणु का, जितना भी परमाणु होगा उसका अधिकांश भाग खोखला होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, वर्ताकार पथ बने होते हैं, रास्ते बने होते हैं वर्ताकार। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जिन्हें, इन वर्ताकार पथों को क्या कहते हैं, जिन्हें कक्षा या ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, इन वर्ताकार पथों को क्या कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि कक्षा कहा जाता है। ठीक है, अब इन वर्ताकार पथों को इसने क्या बोला, कक्षा। लेकिन जब अपने पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल तो उसने कहा था इनको कोश। ठीक है, कोश कहा था उसने। ठीक है, कोश कहा था या ऊर्जा स्तर बोला था उसने। अब तीसरी बात इसने बताई जो हमने बात थॉमसन भी बता के गया था हमें कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, ठीक है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, तो निश्चित ही अब देखिए दोनों में अंतर है थोड़ा सा। ये तो बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बराबर होगी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, लेकिन उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो धनावेशित भाग, ऋणावेशित कणों की संख्या धनावेशित कणों की संख्या के बराबर होती है, उसने ये बोला था। लेकिन इसने बोला है निश्चित ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो इसने कहा विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अगर एक बराबर संख्या में होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, यानी उदासीन कर देंगे। ठीक है, इस वजह से इसने कहा कि विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ जो थॉमसन ने कही है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था बी थॉमसन के अंदर एक ही बात है जो अच्छी है सबसे। ठीक है, बाकी तो अपने वो गलत कर देते हैं सारी बातें, क्योंकि ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया तो उसने ये जो पुरानी थॉमसन की बातें थी वो सारी गलत सिद्ध कर दी थी। ठीक है, अब ये तो थे इसका परमाणु मॉडल के बिंदु महत्वपूर्ण। ठीक है, अब ये भी आप लोग लिख सकते हो कि ये सौर मॉडल क्यों कहा जाता है, तो आप लोग लिख सकते हो कि सूर्य जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, चंद्रमा और ये अपने बुध, मंगल जो भी ये सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसीलिए इस मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपने भाषा में बना करके लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और इस चीज को आप लोगों ने समझना है, यहाँ से स्टार्ट करनी है बातें। ठीक है, कि संपूर्ण जो द्रव्यमान है, धनावेश है, वो मध्य में स्थित होता है। ठीक है, और जिसे हम परमाणु का नाभिक बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये ध्यान रखने के अधिकांश भाग खोखला होता है,
और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं। इन चक्कर लगाने वाले स्थान को क्या बोलते हैं? कक्षा। ठीक है। और अब तीसरी बात आप लोगों को बताई थी वो पहले, लेकिन इसने थोड़ी सी मॉडिफाई करके बता दिया उसको कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए विद्युत रूप से उदासीन होता है परमाणु। ठीक है। अब इसकी कमियां पढ़ेंगे, तो ये नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से काम आएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपके। ठीक है। अब इसकी कमियां पढ़ेंगे हम। अब देखिए कमियों की बात करें तो इसकी पहली जो कमी है वो है कि यह जो मॉडल है वो परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में नहीं बता पाता अपने को। ठीक है। ये परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या भी नहीं कर पाता और इलेक्ट्रॉन की संरचना को भी स्पष्ट नहीं कर पाता। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है वो क्या है? ठीक है। एक तो ये है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है। इसकी कमी क्या है? पहली, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। अब देखो कैसे नहीं कर पाता ये मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या। अब देखो इसने क्या बताया रदरफोर्ड ने कि बीच में क्या होता है? नाभिक, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। ये बताया था इसने। अब देखिए कोई भी वस्तु है वो बिना खाए पिए, ठीक है, आप लोगों को कह दिया जाए कि आपको क्रिकेट के ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाने हैं, तो आप लोग बिना खाए पिए लगे रहेंगे जो चक्कर लगाने? तो नहीं लगाए जा सकते इतने चक्कर। तो इसी प्रकार से मैक्सवेल ने कहा कि अगर ये चक्कर लगाते हैं चारों ओर, ठीक है, मैक्सवेल ने कहा कि ये चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर, जैसे इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है चारों ओर इस तरीके से, ठीक है, तो ये ऐसा तो है नहीं हर बार ये यही पथ पर घूमता रहेगा, ये तो धीरे धीरे अपने चक्कर को कम करता इतने में नाभिक के अंदर लास्ट में गिर जाएगा। तो बताइए ये परमाणु स्थायी कैसे है ना? परमाणु तो स्थायी होता है, तो ये बता नहीं पाया था अपने रदरफोर्ड कि ये स्थायी कैसे होता है परमाणु। अब देखो इसने बताया कि चक्कर लगाते हैं, तो ये एक न एक दिन ऊर्जा का क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे। ऊर्जा को उत्सर्जित करते इनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और ये चक्कर लगाना बंद कर देंगे और परमाणु खत्म हो जाएगा। तो ये स्थायी तो होता है परमाणु, लेकिन ये बता नहीं पाया कि कैसे होता है स्थायी। ठीक है। तो एक तो ये कमी थी इसकी। ये आप लोगों को अपनी भाषा में लिखना होगा कि मैक्सवेल के अनुसार अगर परमाणु एक वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो वो निरंतर ही क्या करेगा? विकिरण का उत्सर्जन करेगा, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी गति क्या होगी? धीमी होगी और वो अंत में क्या हो जाएगा? नाभिक के अंदर गिर जाएगा। ठीक है। तो इस चीज के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या जो है रदरफोर्ड नहीं कर पाया, इसलिए इसका ये कमी थी। अब दूसरी कमी थी कि ये इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। ठीक है। परमाणु इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कैसे है, ठीक है, तो उस चीज को वो ढंग से डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है। ये दूसरी कमी थी इसकी। दूसरी कमी क्या थी इसकी? इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। तो दो कमियां थी इसकी, वो ध्यान से आप लोगों को पढ़नी है। दो कमियां क्या थी कि एक तो मैक्सवेल ने बताई थी कि बताइए कि कैसे ये हमेशा ही वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते रहते हैं, परमाणु तो कभी नष्ट होता नहीं है, तो ये नहीं बता पाया था कि ये क्यों चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है। ऊर्जा का ह्रास होता है, हमेशा काम करते हैं तो कोई ना कोई एनर्जी जाती है अपने से, ठीक है, तो अपने लास्ट में रुकते ही है। ठीक है।
तो उसी तरीके से परमाणु भी, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा इसने बताया मैक्सवेल ने कि अंत में तो गिर ही जाएगा ये अंदर नाभिक के, तो ये नहीं बता पाया था। अब देखो इस मॉडल को क्लियर करने वाले थे वो थे बोर, ठीक है, बोहर। इस मॉडल को आगे की ओर लेके जाने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, वो बोहर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, भौतिकी के क्वांटम सिद्धांतों का प्रयोग किया, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत आए थे उस टाइम, ठीक है। क्वांटम संख्याएं भी यही थी, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विदिशीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इस प्रकार से चक्रण नियम आए थे, ठीक है। तो उन हिसाब से उन्होंने क्या किया, बोहर ने स्पष्ट किया, ठीक है, इस चीज को स्पष्ट किया कि ये क्यों लगा रहे हैं चक्कर, ठीक है। तो इस चीज को मॉडिफाई करके सारा डिटेल से बताया जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था बोहर, ठीक है। और अब आगे पढ़ेंगे वो है बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अपने कल पढ़ेंगे। देखते रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो।